तो 4.1 का जो है प्रश्न क्रमांक 2 हम आज करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है। मान लीजिए ये आयताकार क्या है, आपका भूखंड है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 है। इस पूरे इलाके को क्या कहते हैं? उस भूखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया। आगे बोला है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है और इसके लिए सिर्फ आपको इस सवाल के आधार पे सिर्फ आपको एक द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इस स्थिति को किस रूप में निरूपित करना है? द्विघात समीकरण के रूप में करना है। ठीक है, तो माना वाला सवाल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चाहे ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन आप करते हो तो उसमें कुछ हिंट दिया रहता है और कुछ हमको खुद से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हिंट में क्या है कि क्षेत्रफल है 528 और लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। किससे दुगने से एक अधिक है? चौड़ाई के दुगने से। तो जब तक आप चौड़ाई को मानेंगे नहीं, है ना, माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, हल जब आप कर रहे हो तो जब तक आप चौड़ाई को मानोगे नहीं, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक कैसे करेंगे आप? तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि हम लंबाई माने या चौड़ाई माने। और याद रखिए ये पाठ जो है आपका वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो इसमें एक ही चर राशि लेना है। ये नहीं कि चौड़ाई हम x ले लिए और लंबाई y ले लिए। ऐसा हम 3 पाठ में करते थे। जब रैखिक समीकरण बनता था और 2 ठो बनता था तो वहां पास क्या होता था? 2 चर होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही चर होगा। ठीक है, अच्छा, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो लंबाई के बारे में क्या बोल रहा है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई में 2 का गुणा कर दीजिए। दुगुने मतलब क्या हुआ? 2 का गुणा करना है और एक अधिक है। अधिक का मतलब क्या हुआ कि एक ज्यादा है, यानी प्लस कर देंगे। तो चौड़ाई क्या माने हैं आप? x माने हैं। गुणा 2 कर दिए, प्लस 1 कर दिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? 2 में x का गुणा करेंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 2 एकम 2 और x प्लस 1। तो आपका ये चौड़ाई हो गया और ये आपका क्या हो गया? लंबाई हो गया। समझ गए बात को? अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल बराबर कितना है? 528 है। मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्षेत्रफल के जगह पर हम लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं क्या? क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर 228। हाँ, 528। ठीक है, तो अब लंबाई कितनी है आपकी? तो लंबाई है आपकी 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 इसके जगह पे लिख सकते हैं ना। और चौड़ाई आपकी कितनी है? तो चौड़ाई है आपकी x। तो x चौड़ाई की जगह पे लिख सकते हैं और ये 528। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्या दिख रहा है? गुणा दिख रहा है। तो गुणा करिए, x का 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर हो जाएगा और 1 के साथ गुणा करेंगे तो x ही होगा। इसको इधर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सारा एक तरफ रहता है ना, तब ना वर्ग समीकरण अच्छा से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा हम और सीधा कर लेते हैं। ठीक है, क्या सीधा कर लेते हैं? ये तो हो चुका सीधा, है ना। स्क्वायर आपका पहले है, एक्स बीच में है, और फिर क्या है आपका नंबर है। ठीक है, तो क्या ये वर्ग समीकरण के जैसा दिख रहा है? बिल्कुल वर्ग समीकरण के जैसा दिख रहा है। तो यही करने के लिए क्वेश्चन बोला है। तो दूसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चन में ही लगभग आपके सारे चीज दिए होते हैं, उससे कुछ आपको निकालना होता है। तो क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो इसका आपको मतलब समझना होगा। क्रमागत का मतलब क्या होता है? तो लगातार, जैसे 10, 11। ठीक है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक हो, यानी कि 10, 11 इस तरह का कुछ संख्या हो। ऐसा ना हो कि 3/2 हो या 2.5 हो। ये पूर्णांक नहीं कहे जाएंगे, ये पूरे पूरे अंक नहीं माने जाएंगे। पूर्णांक मतलब पूरा अंक हो। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद क्या है? धनात्मक भी। ठीक है, यानी कि प्लस में रखना है, माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या समीकरण हो सकता है कि दो ठो हमको पूर्णांक निकल के आ जाए। ठीक है, तो समझिए कैसे इसको कर सकते हैं। अब बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दोनों संख्याओं को आपको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? क्रमागत बोला है, तो x के बाद क्या लिख सकते हैं हम? x + 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5 है, तो 5 के आगे वाली संख्या आपको बताना होगा, तो फट से 6 बता देंगे। लेकिन यहाँ तो हम ऐसा कर नहीं सकते, तो यहाँ इसमें क्या कर दिए हम? वही चीज लिखे हैं और +1 कर दिए हैं। तो मतलब तो 6 से ही है, आया ना 6। तो इसलिए हम दूसरी वाली संख्या को क्या मान लिए? x + 1 मान लिए। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों, है ना, का गुणनफल कितना है? 306 है। गुणनफल का मतलब यदि इन दोनों पूर्णांकों को क्या कर देते हैं हम? गुणा कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमको? 306 मिलता है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो हमने गुणा कर दिया और बराबर क्या लिख दिया? 306 लिख दिया। पूर्णांकों को क्या कर दिया? ये दो पूर्णांक माने ना, तो उसका क्या कर दिया हम? गुणा कर दिए। तो क्या हमको मिलेगा? 306। ये सारा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमको चलते रहना है। ठीक है, अच्छा। अब गुणा हो रहा है, तो गुणा करिए। x का x में गुणा करेंगे तो x² होगा। कोष्टक बंद रहता है तो बाहर वाले का दोनों के साथ होता है, पता होगा आपको। और फिर x का 1 में करेंगे तो x होगा। ठीक है, उसको भी इधर ले लीजिए। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो क्या ये वर्ग समीकरण दिख रहा है? तो ये वर्ग समीकरण दिख रहा है। ठीक है, यहीं तक इस क्वेश्चन में आपको करने के लिए बोल रहा है। बाई चांस आपको पेपर में आता है कि नहीं, ज्ञात करना ही है, बस वर्ग समीकरण बना के नहीं छोड़ना है। तो हम इसको क्या करेंगे? ज्ञात भी करेंगे। उसके लिए आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसको फिर हल कैसे करते हैं, संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु का गुणनफल अब से, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, अब समझिए
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की जाहिर सी बात है कि माँ बड़ी रहेगी। तो जब हम रोहन की आयु को मानेंगे तब तो उसकी माँ को 26 वर्ष बड़ा दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ किसकी आयु हमको मानना पड़ेगा? रोहन की आयु मानना पड़ेगा। माँ की आयु मानेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो चलिए बोलते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आयु, वैसे जो पूछता है ना वही माना जाता है। हम ऐसा ध्यान दीजिएगा, x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु कितना माने हम? x वर्ष माने। तो फिर माता जी का क्या हो जाएगा? हाँ, 26 वर्ष बड़ी है यानी कि ज्यादा है, तो उसके लिए क्या सेंस बनेगा? आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, वर्ष। ठीक है, अच्छा अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यानी कि इन दोनों के आयु को 3 वर्ष पश्चात देखना पड़ेगा कि कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि लड़का भी 3 वर्ष बड़ा हो जाएगा और उसकी माँ भी 3 वर्ष और बड़ी हो जाएगी। तो आपको दोनों का आयु दिखाना होगा 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो पश्चात का मतलब आगे है ना, तो आगे तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 को जोड़ देंगे तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना x का मान रहेगा, मान लीजिए 10 आता है तो 10 3 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 वर्ष पश्चात जो माँ है उसकी आयु भी बढ़ जाएगी। तो माँ का कितना माने थे? x प्लस 28, तो 3 वर्ष ये भी बढ़ेगी, मतलब 26, 3 वर्ष ये भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा तो बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 26 और 3 29, यानी कि x प्लस 29 वर्ष हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आयु का गुणनफल 360 होता है। तो आयु का गुणनफल बराबर 360। ठीक है, तो आयु क्या है? 3 वर्ष पश्चात का बात हो रहा है ना, कि 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु जो है गुणा करने पर 360 होता है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 होता है। तो 3 वर्ष पश्चात की आयु ये दोनों आ गई। ठीक है, अब इसका क्या करना होगा? हमको गुणनफल करना होगा। ये 3 वर्ष पश्चात का है ना, वैसे यहाँ लिखा हुआ है तो इसको फिर से आप यहाँ लिख सकते हैं, 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल। ठीक है, तो आयु कितना है? x प्लस 3 है और इधर कितना है? x प्लस 29 है, बराबर कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, अच्छा अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 2 अंक का गुणा हो रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है? बारी बारी से गुणा करना होता है। जब 2 अंक है तो पहले इसका कर देंगे पूरे में और फिर इसका कर देंगे पूरे में, पता होगा। तो आप पहले लिख के भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए हम पहले आपको लिख देते हैं। ठीक है, तो x का गुणा किस में कर रहे हैं? x प्लस 29 में कर रहे हैं और फिर 3 का गुणा इसी में करना होगा वापस से। ठीक है, बराबर 360। ठीक है, यहाँ तक गुणा करिए। x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा और x का 29 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29x हो जाएगा। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x और 3 का 29 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 3 27, हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87। ठीक है, अब संख्या को भी इधर ले लीजिए तो ये माइनस में हो जाएगा। 360 आपका किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा?
तो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ आपका ये दोनों एक जैसा है और ये दोनों एक जैसा है, मतलब ये संख्या है और ये x का है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर का कुछ नहीं होगा, तो x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 29 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 32। ठीक है, 32x। और यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको 360 में से 87 घटाना है, तो कितना होगा, -273 बराबर 0। तो ये आपका वर्ग समीकरण बन गया। ठीक है, माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि माइनस का चिन्ह यहाँ क्या है, बड़ा है। 360 87 से बड़ा है, इसलिए उसका चिन्ह लगेगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का लास्ट पे हम आ गए। ये सेकेंड का चौथा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी साधारण चाल से जब चलती है, सामान्य चाल से जब चलती है ना, तो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। ठीक है, यदि उसकी चाल को, जो उसका स्पीड है, चाल मतलब क्या होता है, स्पीड, तो जो उसका स्पीड है, यदि उस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए या कम हो जाती है, तो वह उसी दूरी को, है ना, मतलब उसका स्पीड कम कर दिया गया। ठीक है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड कम करेंगे तो समय ज्यादा लेगी ही लेगी। क्लियर है। अब पूछ रहा है आपसे कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ज्ञात करने के लिए बोलता है उसी को माना जाता है। तो माना रेल गाड़ी की समान चाल, मतलब साधारण जो चाल है ना, वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, उसमें क्या बोल रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो अब यहां लिखिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल कितना हो जाएगा। तो कम का मतलब क्या होता है, माइनस। तो जो उसका साधारण चाल है उसमें 8 कम करना है, तो x माइनस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात हो रहा है समय का, कि 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, तो आपको समय से यहां समीकरण बनाना होगा। ठीक है, तो आप समय निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, समान चाल पर लगा समय। ठीक है, समान चाल पर लगा समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। बहुत अच्छे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, दूरी कितना है, 480 किलोमीटर दिया है, तो 480 ऊपर लिख दीजिए। और चाल कितना है, समान चाल पे चाल कितना है, x है, तो बटा में क्या लिख दीजिए, x लिख दीजिए। ठीक है, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, कम करने पर लगा समय कितना हो जाएगा, सूत्र तो वही रहेगा, दूरी भी वही रहेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, उसका चाल बदलेगा। तो चाल कितना है, 8 किलोमीटर कम करने पर x माइनस 8 है। समझ गए बात को। यानी कि समान चाल से समय इतना लगता है और 8 किलोमीटर जब कम कर देते हैं तो समय इतना लगता है। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि
ये जो है जब कम कर देते हैं तो ये 3 घंटा अधिक समय ले लेता है। तो इसको आप समीकरण के रूप में जब बनाएंगे तो ये समय जो है ना, समान चाल वाला जो समय है ना, समान चाल वाला जो समय है और कम करने पर जो समय है, ठीक है, इसको हमको बराबर दिखाना होगा तब तो समीकरण बनेगा। तो समान चाल पर जो समय है आपका कितना है 480/x और कम करने पर जो समय है वो कितना है 480/x - 8। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो यहां जब हम इसको समीकरण का रूप दे रहे हैं तो कह रहा है क्वेश्चन कि जब कम करते हैं तो ये अधिक समय लेता है। तो ये ऑलरेडी अधिक समय ले रहा है, तो इधर हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। इधर हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। ठीक है, इसको आप इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए इसको आगे ले चलते हैं। तो x को x के साथ रखना होगा हमको, ठीक है। तो इसको इधर लेके चले जाइए, x वाला के पास चला जाएगा। इसको ऐसा कर लेते हैं या करके इसको सीधा कर लेते हैं, ठीक ना। इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं, तो फिर आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, सीधा दिखेगा, ठीक है। ये और इसको इधर लिख लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, अब ये जब इधर आ जाएगा तो आपको आसान दिखेगा, सीधा दिखेगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो प्लस में है तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इधर 3 को छोड़ दीजिएगा, फिर बाद में उसको भी इधर लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे लेके चलिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, घटाना हो रहा है और ये बट्टे में संख्या है, यानी कि बट्टा वाला घटाना करना है, ठीक है। तो बट्टा वाला घटाना करने के लिए नीचे क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो ये दोनों संख्या जो है ये एक दूसरे से कटेगी ही नहीं, तो इसलिए लघुत्तम जब करेंगे, जैसे मान लीजिए 4 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो ये आपस में कटती ही नहीं है, तो इसलिए 4 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है लघुत्तम। ठीक उसी प्रकार से इसका भी लघुत्तम निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, गुणा करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, इधर जो है वो है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होता है, इसका इसमें क्या करना होता है, भागा करना होता है। तो जैसे ही इसका इसमें भागा करेंगे ये पूरा कट जाएगा और x बचेगा, ठीक है। तो जो बचा उसका ऊपर में क्या कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 480x हो जाएगा। जैसे ही गुणा करेंगे तो 400 इसमें भागा देंगे तो ये कटेगा, बचेगा ये, इसका ऊपर में गुणा करना होगा आपको। तो 480 है और उसमें इसका क्या करना है, हमको गुणा करना है, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 480x, ठीक ना, माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो 480x का जब 480 का जब x में गुणा करेंगे तो यहां से भी 480x हो जाएगा, और माइनस 480 का जब -8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और 8 के साथ जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8, हाँ 3840 आया था, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए आगे, ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस है, दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, यानी कि घट गया। अब क्या बचा आपका, ये बटे x² - 8x बराबर 3। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपका क्या हो गया, संख्या भिन्न में आ गया, और भिन्न में जब आता है तो उसका क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा, ठीक है। तो अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। तो तिर्यक गुणा आप करेंगे हम, यानी कि इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ, तिरछा गुणा, ठीक है। तो अब देखिए इसके साथ करने जा रहे हैं, तो चूंकि ये एक साथ है इसलिए कोष्टक बंद इसका रखेंगे, ठीक है। अब 3 का गुणा कर रहे हैं इसके साथ, तो यहाँ 3 आ गया,
और इसके साथ 1 का गुणा कर रहे हैं तो आपका यहाँ 1 आ गया। समझ गए? तिर्यक गुणा का मतलब समझे? इसका इसके साथ किए यहाँ लिखे, इसका इसके साथ किए यहाँ लिखे। इसको आप इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लेके चलिए इसको। 3 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का 8 में गुणा करेंगे 24x हो जाएगा। और इधर ये जो है 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसको भी इधर ले लीजिए तो ये आपका इधर क्या बचा? 0 बच गया। ठीक है, तो क्या ये वर्ग समीकरण दिख रहा है? ये वर्ग समीकरण है। लेकिन चाहे इसको तो और थोड़ा छोटा किया जा सकता है। छोटा कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा आप, तो ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा और यह भी 3 से कटेगा। इसको काटने का क्या तरीका है, चेक करने का क्या तरीका है? देखिए, अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो अंकों का योग देखिए क्या होगा? 8 3 11 और 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और 15 3 से कटता है तो 100% ये 3 से कटेगी। ठीक है, तो यहां बोल दीजिए कि 3 का भाग करने पर। ठीक है, हम 3 का इसमें क्या करने जा रहे हैं? भाग करने जा रहे हैं। तो भाग यानी कि ऐसे। ठीक है, तो ये आपको लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हम समझने के लिए आपको लिख दे रहे हैं। 3 से ये कटेगा तो कितना बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। और इसको 3 से जब काटोगे तो कितना होगा? 3 8 24 यानी कि -8 और x। और जब इसको आप काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 आया, 4 आया, 24, 3 8 24 और 0 का 0 यानी कि कितना आ गया आपका? 12 और 80। ठीक है, बराबर 0। तो ये जो है आपका वर्ग समीकरण बन गया, जिसके आधार पर रेलगाड़ी की चाल आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।